जॉर्ज बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक है और सामान्यतः यह माना जाता है कि जो दार्शनिक अनुभववादी होते हैं वो सभी भौतिक द्रव्य की सत्ता में विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्कले अपवाद है और बर्कले ने एक तरह से भौतिक द्रव्य का खंडन किया है। तो आज हम इस व्याख्यान में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जॉर्ज बर्कले ने किस तरह से जड़ द्रव्य का खंडन किया है। क्योंकि बर्कले के दर्शन का एक तरह से लक्ष्य है कि वो जगत की प्रयोजनवादी व्याख्या करे, उसकी आध्यात्मवादी व्याख्या करे और उसकी प्रत्ययवादी व्याख्या करे। इसलिए वह सृष्टि की जगत की यंत्रवादी व्याख्या, भौतिकवादी व्याख्या और जो वस्तुवादी व्याख्या उसका खंडन करना चाहता था। और इसके लिए सबसे पहले वो जड़ द्रव्य का खंडन करता है। जड़ द्रव्य के खंडन करने से पहले जो बर्कले है वो लॉक के दर्शन को आधार बनाता है। लॉक कहते हैं कि हमारे ज्ञान का एकमात्र विषय हमारे विज्ञान ही है। इस बात को लोग मानते हैं। तो यहाँ पर बर्कले आक्षेप करता है, जब ज्ञान के एकमात्र विषय विज्ञान ही है तो बाह्य पदार्थों की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम। लोग साथ में ये भी कहते हैं कि द्रव्य अज्ञेय है, जड़ द्रव्य अज्ञेय है, उनसे हमारा कोई साक्षात संबंध नहीं होता और हम केवल गुणों का ही प्रत्यक्ष होता है। और साथ ही हम ये भी मानते हैं कि बाह्य प्रत्यक्ष द्वारा स्वतंत्र जड़ पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होता है, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष केवल विज्ञानों का ही होता है तो बाह्य पदार्थ का प्रत्यक्ष कैसे होगा। तो लोग कहते हैं कि बाह्य पदार्थ का अनुमान कर लिया जाता है उसके गुणों के कारण। द्रव्य के मूल गुण संवेदनों के माध्यम से हमारी आत्मा में अपने प्रतिबिंब या प्रतिलिपि अंकित कर देते हैं। ये प्रतिबिंब ही विज्ञान है। हम इन प्रतिबिंबों को देखकर उस द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं जिस द्रव्य के मूल गुणों के ये प्रतिबिंब है। लेकिन फिर समस्या ये उठती है कि जब द्रव्य का अनुमान हम उसके मूल गुणों के कारण करते हैं कि मूल गुणों के प्रतिबिंबों के कारण, तो लोग पहले कहते हैं कि हमारा साक्षात संपर्क द्रव्य से नहीं होकर उसके गुणों से होता है। और अब बाद में कहते हैं कि वस्तुतः हमारा संपर्क मूल गुणों से भी नहीं होता, हमें केवल उनके प्रतिबिंबों से होता है जो हमारे विज्ञान है। नहीं तो हम द्रव्य को जानते हैं और नहीं उसके मूल गुणों को। हम जानते हैं केवल अपने विज्ञानों को जो मूल गुणों के प्रतिबिंब है। तो ये लॉक की थ्योरी है। लॉक कहता है कि हम सिर्फ अपने विज्ञानों को जानते हैं और वो विज्ञान किसके हैं, मूल गुणों के प्रतिबिंब है। हम मूल गुणों को भी नहीं जानते, हम द्रव्य को भी नहीं जानते। अब यदि ऐसी बात है तो एक सवाल फिर उठता है कि बिंब, जो ओरिजिनल बिंब है, उसके ज्ञान के अभाव में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो विज्ञान है वो किसी के प्रतिबिंब है। और कैसे हम ये जान सकते हैं कि एक तरह से प्रतिबिंबों को यथार्थ कहकर अपने ज्ञान को हम कैसे सत्य मान सकते हैं। बिंब के ज्ञान के अभाव में हम दोनों की तुलना भी नहीं कर सकते और न अपने विज्ञानों को यथार्थ या अयथार्थ कह सकते हैं। हमारे लिए तो विज्ञान ही सत्य है, ये ऐसा बर्कले कहते हैं। और हम अपने विज्ञानों को ही प्रतिबिंब कह सकते हैं। हम न तो अपने विज्ञानों को प्रतिबिंब कह सकते हैं और न ही मूल गुणों के बिंब एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ जब अपने विज्ञानों को जान सकते हैं तो अपने विज्ञानों को प्रतिबिंब भी नहीं कह सकते और जो मूल गुण है उनको बिंब भी नहीं कह सकता। एक तरह से हम मूल गुणों को नहीं जान सकते और न उनके द्वारा बाह्य द्रव्य को अनुमान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जड़ द्रव्य यानी कि जो विज्ञान है उसके आधार पर जड़ द्रव्य का अनुमान नहीं कर सकते, जैसा कि लॉक ने किया था। तो इस तरह से बर्कले सिद्ध करता है कि विज्ञानों के आधार पर जड़ द्रव्य की सत्ता का अनुमान नहीं किया जा सकता। दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया है बर्कले ने वो ये दिया है कि जो मूल गुण और उपगुण है, जिस तरह से लॉक ने मैंने पहले बताया था कि जो जड़ द्रव्य का खंडन बर्कले कर रहा है वो लॉक के दर्शन के आधार पर कर रहा है। तो लॉक ने मूल गुण और उपगुण का भेद माना था। लॉक कहते थे मूल गुण एक तरह से जो बाह्य द्रव्य है, बाह्य पदार्थ है, उसके मूल गुण उसमें रहते हैं और आत्मा में केवल अपनी प्रतिबिंब अंकित करते हैं। बर्कले तर्क है कि मूल गुण और उपगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे उपगुण आत्मा में रहते हैं वैसे ही मूल गुण भी बाह्य पदार्थ में नहीं रहकर आत्मा में ही रहते हैं। दोनों का अधिष्ठान आत्मा है, दोनों मानसिक धर्म है, दोनों संवेदन मात्र है, दोनों ही इंद्रिय द्वारा एक तरह से ग्राह्य है, दोनों आत्मा में उत्पन्न होते हैं, दोनों विज्ञान रूप है और दोनों की सत्ता आत्मा पर निर्भर है। उपगुणों के अनुसार ही तथाकथित मूल गुण भी दृष्टा पर निर्भर करते हैं। जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर वस्तु का आकार और विस्तार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो जो मूल गुण है वो भी एक तरह से आत्मा पर निर्भर करते हैं। एक वस्तु दूर से देखने पर छोटी और पास से देखने पर बड़ी लगती है। अतः एक तरह से ये सिद्ध हो सकता है कि दोनों एक ही प्रकार गुण हैं और आत्मा में रहते हैं, जिनका भेद एक तरह से
एक तरह से कल्पित और अनुचित है, इसलिए इन मूल गुणों को बाह्य पदार्थों को वास्तविक धर्म मानना और उनके आधार पर बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करना दोनों ही बातें गलत है, ऐसा वर्कले कहते हैं। तो वर्कले ने एक तरह से जो मूल गुण है और उपगुण के भेद है उसको अनुचित बताया रहा और उनके आधार पर जो बाह्य पदार्थ की सत्ता का जो लॉक ने अनुमान किया था उसका खंडन किया। तीसरा दिया है वर्कले ने अमूर्त प्रत्यय, जो लॉक ने अमूर्त प्रत्यय माने थे उनके अमूर्त प्रत्यय के आधार पर जड़ द्रव्य का खंडन किया है। लॉक कहते हैं, वर्कले कहते हैं कि अमूर्त प्रत्यय संभव नहीं है। वर्कले ने अमूर्त विज्ञान के बल पर द्रव्य का ज्ञान किया है, द्रव्य का अनुमान किया। जैसे हम विशेषों के आधार पर सामान्य की कल्पना करते हैं वैसे ही विविध गुणों के आश्रय के रूप में द्रव्य सामान्य की कल्पना की लॉक ने। तो वर्कले कहता है कि अमूर्त विज्ञान असंभव है, हम इंद्रियों द्वारा विशेषों का ही ज्ञान कर सकते हैं, सामान्य का नहीं कर सकते। और जैसे हमने कोई सामान्य मनुष्य लिया तो कोई विशेष मनुष्य हमारे सामने आ जाता है, हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो इस तरह से अमूर्त विज्ञान क्या है, बिल्कुल ही एक तरह से विरोधात्मक है। सभी विज्ञान वास्तविक होते हैं, ज्ञान का जो विषय है सदा संवेदन या स्वसंवेदन होता है और यह एक विशेष और वास्तविक विज्ञान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कले ने सिद्ध कर दिया कि अमूर्त विज्ञान संभव नहीं है, और जब अमूर्त विज्ञान संभव नहीं है तो अमूर्त विज्ञान के आधार पर द्रव्य की जो अनुमान किया जाता है वो भी एक तरह से गलत है। एक चौथा भी लॉजिक दिया वर्कले ने कि ये कहा जा सकता है कि भले ही संवेदन आत्मा में रहे किंतु उन संवेदनों को उत्पन्न करने की शक्ति तो बाह्य पदार्थ को माननी पड़ेगी। यह लॉजिक है कि वास्तव में जो संवेदन है, जो विज्ञान है, हम आत्मा में रह सकते हैं लेकिन उन विज्ञानों को उत्पन्न कौन करता है, उत्पन्न करने की शक्ति तो बाह्य पदार्थ में माननी पड़ेगी। बाह्य पदार्थ को इन संवेदनों की उत्पत्ति के कारण मानना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करो अपने सामने मेज नहीं, मेरे सामने नहीं है, तो जो मेज का जो प्रतिबिंब मेरी आत्मा में, जो मेरे मन में रहेगा, वो बिना मेज के कैसे आ जाएगा। ऐसे तो हम बहुत से विज्ञानों की कल्पना कर सकते हैं जो वास्तव में उनका अस्तित्व भी नहीं है। फिर यदि बाह्य पदार्थ हमारे विज्ञान मात्र हो तो वे सबको लगभग एक जैसे ही क्यों नहीं दिखाई देते। अतः उन संवेदनों को हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः इस तरह से बाह्य पदार्थों की सत्ता मानना पड़ेगी, ऐसा लॉ कह रहे हैं। वर्कले कहते हैं यहाँ कि सत्य है कि हम इन इंद्रिय संवेदनों को हमारी आत्मा स्वतः उत्पन्न नहीं कर सकती, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि इन संवेदनों को बाह्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं। बाह्य पदार्थ जड़ है, निष्क्रिय है, जो विषय रूप है, जो कार्य रूप है, न दृश्य है, न ज्ञाता है, न ज्ञेय है। वो हमारी जो हमारी आत्मा, चेतन आत्मा है, उस पर कैसे अपने गुणों की छाप अंकित कर सकता है। अतः इन विज्ञानों की उत्पत्ति कारण चेतन आत्मा को मानना पड़ेगा, और चूंकि हमारी आत्मा इंद्रिय संवेदनों को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती इसलिए इनकी उत्पत्ति कारण परमात्मा को मानना चाहिए। तो इस तरह से इस तर्क में वर्कले कह रहा है कि जो हमारी आत्मा में जो विज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो लॉक के अनुसार जड़ द्रव्य के कारण उत्पन्न नहीं हो रहे, वो एक चेतन आत्मा उत्पन्न कर सकती है, और वो चेतन आत्मा हमारी सामान्य आत्मा नहीं कर सकती, सीमित आत्मा, वो परमात्मा कर सकता है। तो इस तरह से वर्कले ने जड़ द्रव्य का खंडन करने के लिए 4 तर्क दिए। तो आज हम इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से वर्कले अनुभव बातें होते हुए भी जड़ द्रव्य का खंडन करते हैं, और उन्होंने जड़ द्रव्य का खंडन करने के लिए लॉक के दर्शन को आधार बनाया है।